आज आपका रैखिक समीकरण युग्म के इस सत्र में स्वागत है। पिछले सत्र में हमने बीजगणितीय विधि के विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्न को कैसे हल करते हैं यह देखा था। इस सत्र में हम बीजगणितीय विधि की तीसरी विधि वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्न को कैसे हल करते हैं यह सीखेंगे। चलिए यह समझने के लिए रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लेते हैं। आपको याद होगा हमने इसी उदाहरण का उपयोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को समझने के लिए भी किया था। जैसे कि हम सब जानते हैं समीकरण के चर के साथ कोई ना कोई स्थिरांक तो होता ही है। उसी तरह यहाँ x और y भी कुछ स्थिरांक के साथ है। यहाँ हमें कुछ नहीं दिख रहा, यानी यहाँ 1 है जो कि x के साथ गुणा में है। इसी तरह यहाँ भी y के साथ 1 है और दूसरे समीकरण में भी x और y के साथ 1 है। इस चर के साथ के स्थिरांक को उस चर का गुणक कहते हैं। तो इस समीकरण को हम 1 गुणे x धन 1 गुणे y बराबर 4 लिख सकते हैं। अब हम इस 4 को बाईं ओर ले लेते हैं तो यह ऋण 4 हो जाएगा और दाहिना पक्ष बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरह इस समीकरण को 1 गुणे x ऋण 1 गुणे y बराबर 2 लिख सकते हैं। अब इस 2 को बाईं ओर ले लेते हैं तो यह ऋण 2 हो जाएगा और दाहिना पक्ष बराबर 0 हो जाएगा। चलिए x के गुणक को a1 और a2 नाम देते हैं और y के गुणक को b1 और b2 नाम देते हैं तथा स्थिरांक को c1 और c2 नाम देते हैं। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर ऋण 4 और यहाँ a2 बराबर 1, b2 बराबर ऋण 1 तथा c2 बराबर ऋण 2 है। हम इन सूत्रों का उपयोग कर x और y के मान इन दोनों समीकरण से निकाल सकते हैं। चलिए समझते हैं यह सूत्र हमें कैसे मिला। तीनों के लिए हमारे पास 3 पद है। x के लिए हमारे पास यह है, y के लिए यह और स्थिरांक के लिए यह है। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न यह आता है कि इतने बड़े सूत्रों को हम किस तरह याद रख सकते हैं। तो इसे याद रखने के लिए हमारे पास एक आसान सा ट्रिक है। चलिए हर एक भाग को अलग अलग समझते हैं। चलिए हम x पद से शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास x के नीचे ये पद है। आप देख सकते हैं दोनों समीकरण में x के गुणक a1 और a2 है, पर x के नीचे x का कोई भी गुणक नहीं है, यानी आपको a1 और a2 x के नीचे नहीं दिख रहा है। तो हमें यह कैसे मिला? तो a1 और a2 को छोड़कर हमारे पास दूसरे स्थिरांक है b1 b2 और c1 c2। इसी तरह y के लिए हर में b1 और b2 नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारे पास b1 और b2 को छोड़कर c1 c2 और a1 a2 है। इसी तरह स्थिरांक के लिए हर में c1 और c2 नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारे पास c1 और c2 को छोड़कर a1 a2 और b1 b2 है। हमें सूत्र याद रखने के लिए इस आयोजन यानी अरेंजमेंट को याद रखना होगा। अब हम हर कैसे मिला यह पढ़ेंगे। इस b1 का गुणा c2 में हुआ तो हमें b1 c2 मिला और इस b2 का गुणा c1 में हुआ तो हमें b2 c1 मिला। इसके बाद इन्हें घटाया गया। इसी तरह c1 का गुणा a2 में हुआ तो हमें c1 a2 मिला और c2 का गुणा a1 में हुआ तो हमें c2 a1 मिला और वापस इन्हें घटाया गया। इसी तरह a1 का गुणा b2 में हुआ तो हमें यह पद मिला और a2 का गुणा b1 में मिला तो हमें यह पद मिला और इन्हें घटा दिया गया। आप देख सकते हैं पदों का हर में वज्र गुणन हो रहा है, इसलिए इसे वज्र गुणन विधि कहते हैं। अब हमें समझ आ गया है कि इस सूत्र को कैसे याद रखना है, जिसके लिए हमें इस आयोजन यानी अरेंजमेंट को याद रखना होगा। अब हम यह देखेंगे कि इस सूत्र का उपयोग करके x और y का मान कैसे निकालते हैं। उसके लिए स्थिरांक के सभी मान लिख लेते हैं। हमारे पास सभी के मान यहाँ है। चलिए सूत्र के पहले पद से शुरुआत करते हैं।
तो x बटे, तो हमारे पास b1 c2 है, तो b1 का मान 1 और c2 का मान ऋण 2 है, ऋण c1 b2, तो c1 का मान ऋण 4 है और b2 का मान ऋण 1 है। इसी तरह यह भी है, तो यहाँ हमने a1, a2, b1, b2 और c1, c2 सभी के मान रख दिए हैं। तो चलिए अब इन्हें हल करते हैं। तो x बटे 1 गुणे ऋण 2, तो यह ऋण 2 होगा, ऋण 4 गुणे ऋण 1, यह 4 होगा, y बटे ऋण 4, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, इसलिए यह धन 2 हो जाएगा। इन्हें आगे हल करने पर हमें x बटे ऋण 6 और यहाँ y बटे ऋण 2 और 1 बटे ऋण 2 मिलता है। यहाँ हम देख सकते हैं तीनों पद एक दूसरे के बराबर हैं, तो चलिए दो पदों को एक साथ लेते हैं। चलिए x पद और स्थिरांक पद को साथ में लेते हैं पहले, इसके बाद y पद और स्थिरांक पद को लेंगे। तो चलिए x पद से शुरुआत करते हैं। तो यह x बटे ऋण 6 बराबर 1 बटे ऋण 2 है, इसलिए हमें x बराबर ऋण 6 बटे ऋण 2 मिलता है। तो हमें यहाँ x का मान 3 मिला। इसी तरह y पद के लिए हमारे पास है y बटे ऋण 2 बराबर 1 बटे ऋण 2, तो इस ऋण 2 का 1 में गुणा होगा और हमें मिलता है y बराबर ऋण 2 बटे ऋण 2, यह कट गया और हमें y का मान 1 मिला। तो दोस्तों हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से भी x और y के यही समान मान मिले थे। तो इस सत्र में हमने रैखिक समीकरण को तीनों विधि का उपयोग करके हल कर सकते हैं यह सीखा।